नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आइए आरंभ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझा है, पर एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि हम इस तरह की एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करें जो सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने में सहायक हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और इको फार्मिंग की टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करती है। इसके चार प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। पहला कि एक लिविंग सॉइल मेंटेन की जाए, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराए जा सके, सॉइल को कंजर्व किया जा सके और हाई सस्टेनेबल यील्ड्स मेंटेन की जा सके। एक मिसकंसेप्शन आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम अच्छे से समझें तो हमको ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। तो पहली बात ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग के बहुत क्लोज होने के बाद भी उससे बहुत डिफरेंट है। नेचुरल फार्मिंग का एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है जो नेचर के ट्रू फॉर्म को ढूंढना चाहता है कि नेचर क्या कर सकता है और क्या हो सकता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं है। नेचुरल फार्मिंग टोटली हर तरह के मॉडर्न फार्मिंग के कंपोनेंट्स को चेक करती है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सभी कंपोनेंट्स को लिमिटेड और एसेंशियल अमाउंट में यूज़ करती है। नेचुरल फार्मिंग डू नथिंग अप्रोच इंडिकेट करती है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फोकस सॉइल बिल्डिंग प्रोग्राम पर होता है। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स, जहाँ नो कल्टीवेशन, नो वीडिंग, नो फर्टिलाइजर यूज़ और नो प्लांट प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस पर फोकस करती है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग लिविंग सॉइल, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाने पे और ऑर्गेनिक मल्चिंग पर ज़्यादा फोकस करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से डील करती हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है आईफोम, जिसके डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाई जाए, नेचर को डोमिनेट करने की जगह उसके साथ काम किया जा सके, सॉइल में भी जो माइक्रोब्स हैं और जो फ्लोरा फौना है उन सब के बीच न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इन्हांस किया जा सके, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोकली अवेलेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए और जो भी लाइफ स्टॉक है उसको ऐसी कंडीशंस दी जाएं कि वो अपने आप को अच्छे से सस्टेन कर पाए। हर तरह के पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन की जाए और ऐसी कंडीशंस बनाई जाएं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एडिक्वेट रिटर्न मिल सके, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं इस तरीके की ताकि एग्रो इकोसिस्टम की कैपेसिटी को अच्छे से मैनेज किया जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशंस की प्रैक्टिसेस की वजह से जो इकोलॉजिकल बफर डिस्ट्रक्ट हुआ और उसको रीबिल्ड किया जा सके और एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही सारी नीड्स को मैनेज किया जा सके। तो इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि क्रॉप प्रोड्यूसिंग और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को इंटीग्रेट कराया जा सके। तो इसमें क्रॉप का जो रेसिड्यू होता है वो एनिमल हस्बेंड्री में एज फॉडर यूज़ किया जा सकता है और एनिमल्स का जो रेसिड्यू है या जो एक्सक्रीटा वगैरह है उसे मैन्योर की तरह यूज़ किया जा सकता है। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है और इसी तरह से एग्रो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच फॉलो किया जाता है तो इकोलॉजिकली स्टेबल फार्मिंग पॉसिबल हो सकती है। दूसरा प्रिंसिपल है क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, वीड सप्रेशन करना, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जा सकता है ताकि इंटरैक्शंस जो हों सॉइल प्लांट वो सारे ऑप्टिमाइज हो सके। थर्ड इज़ ऑर्गेनिक साइकिल का ऑप्टिमाइजेशन करना।
अब जैसे हर फील्ड और हर फार्म में न्यूट्रिएंट्स एक फाइनाइट क्वांटिटी में होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स को बार बार रिसाइकिल किया जा सके और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किया जा सके। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट्स मिनिमम अमाउंट में सॉइल से बाहर निकलें, ताकि हमको बाहर से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ना करनी पड़े। और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ की जा सकती है अगर सॉइल में जो एनिमल्स या प्लांट लाइफ प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट किया जा सके तो आइए आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग के डिफरेंसेस के बारे में। जहाँ एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टोटली इकोलॉजिकली ओरिएंटेड है, वो इकोलॉजी पे ध्यान देता है, वहीं कन्वेंशनल फार्मिंग इकोनॉमिक ओरिएंटेशन है उसका। वो ध्यान देता है कि हम कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें ताकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एफिशिएंट लेबर इनपुट की बात करता है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग चाहता है कि कम से कम हो जाए उसका लेबर, कम से कम लेबर यूज़ हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है, वहीं कन्वेंशनल फार्मिंग स्पेशलाइजेशन की बात करता है। और इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है डाइवर्सिफिकेशन से स्टेबिलिटी लाना चाहता है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग प्योरली मार्केट बेस्ड होती है। वैसे ही अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन के डिफरेंसेस की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करता है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग उसमें बाहर से कितने न्यूट्रिएंट सप्लाई हो पाते हैं, जितना फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, उसकी बात करता है। वैसे ही वीड कंट्रोल में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप रोटेशन या कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करता है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग में हम वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए हम नॉन पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जबकि कन्वेंशनली तो हम पेस्टिसाइड्स ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी स्टेबल है। सोशल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ऑप्टिमम इनपुट आउटपुट रेशियो रखने की बात करता है, जबकि कन्वेंशनली हमारा ये फोकस होता है कि लो इनपुट आउटपुट रेशियो रहे। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉल्यूशन फ्री होता है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग में काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग जो है उसका मोटिवेशन टोटली इकोनॉमिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है इंटीग्रेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग और तीसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि पूरी तरह से इनऑर्गेनिक्स को एक्सक्लूड किया जा सके, नो पेस्टिसाइड एंड नो फर्टिलाइज़र, बस ऑर्गेनिक मैन्योर्स और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज़ किया जाए। तो इस तरह की फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी अनटैप्ड ऑर्गेनिक रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा, जैसे कि इंडिया में 700 मिलियन टन काउ डंग, 250 मिलियन टन बफेलो मैन्योर और 100 से 150 मिलियन टन तक क्रॉप रेसिड्यू अवेलेबल है। इसके अलावा रूरल और अर्बन कंपोस्ट यूज़ किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि इंटीग्रेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग की जाए। इस फार्मिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक्स जैसे कि इनपुट्स का इंटेंसिव यूज़, इंक्रीज्ड इरिगेशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, हाइब्रिडाइजेशन और मैकेनाइजेशन का यूज़ ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ किया जाता है, ताकि ह्यूमन और एनवायरनमेंट की हेल्थ को कम डैमेज हो। थर्ड है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि इंटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग की, तो वो फार्मिंग हाईली कैपिटल इंटेंसिव है और हमारी कंट्री में जहाँ पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है वहाँ ये फीजिबल नहीं है। तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें लोकली अवेलेबल कम इनपुट्स का प्रयोग किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं और क्रॉप रेसिड्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो मैन्योर्स के यूज़ से
यील्ड इंक्रीज़ होती है और क्रॉप क्वालिटी अच्छी होती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए वो अवेलेबल हो सकते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का टेक्सचर, एरेशन, परमेबिलिटी, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो ये सब करने की वजह से डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बढ़ती है और हमारी इनकम भी स्टेबलाइज होती है, सिक्योर हो पाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बैरियर्स क्या हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंजिंग सा एस्पेक्ट आ जाता है। लोग सोचते हैं कि ओ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, अच्छा कन्वेंशनली तो ये होता था, हम कोई वीड आ गई है या कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया है तो हमें बेधड़क हम हर्बिसाइड्स डाल देंगे या हम कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाल देंगे, तो हमें उसमें कोई टेंशन नहीं होती थी। तो एक टाइप से ईजी अप्रोच थी कन्वेंशनल फार्मिंग की। बट देन जब लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सॉइल की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है तो उसको ठीक करने में लगता है थोड़ा टाइम, तो उसकी वजह से इनिशियल क्रॉप लॉसेस होते हैं। इसलिए लोगों को थोड़ा डर रहता है कि वो इस सेक्टर में कैसे आएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो इसलिए लोगों को इस मार्केट में एंटर करने में भी थोड़ा डर लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में हम 3 मेजर कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स की, नॉन केमिकल वीड कंट्रोल मेजर्स की और बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट की। ऑर्गेनिक मैन्योर्स में हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, बायोगैस स्लरी, कंपोस्ट, स्ट्रॉ, बायो फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर्स, कवर क्रॉप्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इनसे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है सॉइल का, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा कि सॉइल में वाटर ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा इरोजन कम होगा और इससे फर्टिलिटी मेंटेन होगी। अब जैसे हम क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं कि कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स के साथ या ढैंचा या ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स यूज़ कर ली, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नॉन केमिकल वीड कंट्रोल मेजर में ऐसा है कि हम हर्बिसाइड्स अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उससे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल कल्टीवेशन कर सकते हैं और मैकेनिकली हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं जो जिनके ऊपर उनका खुद एक बायो एजेंट है जो उसको खा सकता है, तो हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बीटी या कुछ और हम डाल सकते हैं, ऐसे स्ट्रेन्स डाल सकते हैं। तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें हम अडॉप्ट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन सब कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे और आगे के लेक्चर्स के लिए, इसलिए स्टे ट्यून्ड। और आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरी हर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।